और विद C++ सीरीज में ये है हमारा लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम देखेंगे डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। और डिस्ट्रक्टर्स को लेके जो मिथ है स्टूडेंट्स के माइंड में होता है, कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में एक कंफ्यूजन होता है, उसको भी हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। कंफ्यूजन ये होता है, अक्सर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि डिस्ट्रक्टर्स का जो यूज होता है ना, वो क्यों होता है, ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्ट्रक्टर का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो जो कंफ्यूजन है वो हम पूरा क्लियर करेंगे और समझेंगे डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, कैसे कॉल होता है, ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी क्लास जो कि हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर या प्रीवियस कंस्ट्रक्टर्स में भी हमने इसी क्लास का यूज किया था। तो ये हमारी क्लास है जिसमें डेटा पोर्शन में ये x और y है, और यहाँ पर है हमारा कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो वेरिएबल्स हैं उनको इनिशियलाइज कर रहे हैं, और ये शो फंक्शन है जो क्या करेगा, शो करेगा x और y की वैल्यू को। तो ये सिंपली हमने टेम्पलेट बना के छोड़ दिया है, क्लास बना के छोड़ दिया है। इसको मेमोरी कब एलोकेट होती है, जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ना कि जब हम कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, ना कि जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। देखो ध्यान देना, माइंड में एक चीज बिठा देना, कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। देखो कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ऐसा नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट को खुद क्रिएट करता है, नहीं, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है। अब बात आती है डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, तो डिस्ट्रक्टर भी अपने आप कॉल होता है। कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय खुद ब खुद होगा, ठीक है ना, बस वो डायनामिकली एलोकेटेड ना हो, वो सब हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। अभी क्योंकि आपको भी पता है कि हम C++ का बेसिक्स पढ़ रहे हैं, और अगर आपको डायनामिक मेमोरी एलोकेशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वीडियोस है, वो देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखो डिस्ट्रक्टर जो होता है, देखो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय खुद होता है, कब होता है वो मैं आपको बता दूंगी कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कब होता है, ठीक है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तब ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉल होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब क्यों कॉल होता है, क्या जरूरत है जब ऑब्जेक्ट तो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो वो चीजें अभी हम समझेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारी पूरी क्लास है, ओके। अब हम बनाते हैं हमारा मेन फंक्शन। तो ये हमने बनाया मेन फंक्शन, और इसके अंदर हमें क्या देना है, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने दे दिया सिंपल, और इस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट सपोज बना दिया एस। और इस क्योंकि मैं चाहती हूं कि जैसे ये ऑब्जेक्ट बने ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए, मतलब ये इनिशियलाइज भी हो जाए, तो इसलिए मैं क्या लिख दूंगी, यहां से दो वैल्यूज मैं यहाँ पे पास कर रही हूं। यहां तक क्या होगा, ध्यान देना, ये ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट जैसे ही बनेगा, चाहे आप ये नहीं भी लिखते हो ना, जैसे हमने कंस्ट्रक्टर के बिना भी तो ऑब्जेक्ट्स बनाए, ऑब्जेक्ट बनेगा, उसको मेमोरी समथिंग लाइक दिस एलोकेट होगी, ठीक है। कैसे, ये इसमें क्या क्या है, डेटा पार्ट में x है और y है, तो ये x और y इतनी मेमोरी इसको मिल जाएगी, मिल गई इतनी मेमोरी, ठीक है। और ऑन द स्पॉट अपने आप क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। कौन सा कंस्ट्रक्टर, जो दो इंटीजर्स एक्सपेक्ट कर रहा हो। तो दो इंटीजर्स कौन ले रहा है, ये ले रहा है। तो 10 इस a के अंदर कॉपी हो गया, ठीक है, और b के अंदर कॉपी हो गया 20, और उसके बाद हमने लिखा है x इज इक्वल्स टू a, तो x में आ जाएगा 10 और y में क्या आ जाएगा 20, ठीक है ना। इतना हो गया हमारा काम। अब हमें क्या करना है, अब हम एक काम करते हैं, s.show लिख देते हैं। जब हम s.show लिखेंगे ना, तो इसका जो डेटा है वो शो हो जाएगा। यहां तक की चीजें तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो बात ये आती है, जैसे मैं बोल दी हूँ कि जब ये डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा कब, तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा कब, जब इसका स्कोप जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। स्कोप खत्म होने का मतलब क्या है, कि आपको पता है कि C या C++ में कोई भी वेरिएबल, अगर मैंने किसी वेरिएबल x को यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया है, यहाँ पर डिक्लेयर किया है, इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर मैंने x को डिक्लेयर किया है, ठीक है। जैसे ही इसका स्कोप खत्म, जैसे ये ब्लॉक खत्म, मतलब ये इस ब्लॉक का पार्ट है, समझ लीजिए एक रूम का पार्ट है, ठीक है ना। जैसे ही इसका एग्जिस्टेंस खत्म होगा, जैसे ये खत्म होगा, वैसे ही अब आप कोशिश करो x इज इक्वल्स टू 10 या x को प्रिंट करने की, आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगी, एरर मिल जाएगी। पहली बात तो ये कि इसका स्कोप सिर्फ यहीं तक सीमित था, ठीक है। दूसरी चीज ये कि जैसे ही ये ब्लॉक खत्म, इसको जो मेमोरी मिली थी वो भी क्या हो जाएगी, डी एलोकेट हो जाएगी। मेमोरी नहीं डिलीट होती है कभी भी, ठीक है, मेमोरी डी एलोकेट हो जाएगी, मतलब अब किसी और के यूज के लिए वो अवेलेबल है, ठीक है। जो x को मिली थी, कोई पर्टिकुलर ये ब्लॉक मिला था जिसमें x था, ठीक है, जैसे ये ब्लॉक खत्म, तो वैसे ये ब्लॉक अब किसी और के यूज के लिए क्या हो चुका है, फ्री हो चुका है, ठीक है ना। वैसे तो ये सारी चीजें मैं C के वीडियोस में बता चुकी हूँ, और कौन से वीडियोस आपको देखने चाहिए अगर आपको ये कंसेप्ट समझने हैं तो मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है ना। तो ये बात होती है, ठीक है। तो ये था इसका स्कोप।
अब देखो इस वाले का स्कोप कहाँ तक है, ये मेन की शुरुआत हो रही है, ये मेन की एंडिंग हो रही है। जैसे ही ये कर्ली ब्रैकेट, जैसे ये मेन फंक्शन क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, वैसे ही इसको जो मेमोरी मिली थी वो क्या हो जाएगी, डीएलोकेट हो जाएगी। मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये लगेगा कि जब ये ऑब्जेक्ट अपने आप क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो हमें डिस्ट्रक्टर की जरूरत क्यों है। तो देखो हम जो बोलते हैं कि जो उसको मेमोरी एलोकेट हुई है वो डीएलोकेट हो जाएगी, अक्सर यही बच्चे समझते हैं कि जो कंस्ट्रक्टर को मेमोरी, जो ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिली थी वो डीएलोकेट हो जाएगी। तो देखो जैसे ही ये एस क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ, तो ये वाली मेमोरी भी तो क्या हो चुकी है, फ्री हो चुकी है। तो कौन सी मेमोरी की यहाँ पे बात हो रही है जो डिस्ट्रक्टर क्या कर सकता है, डिलीट कर सकता है। डिस्ट्रक्टर खुद से नहीं डिलीट करता है, ये बात भी आप समझना। देखो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहां पर ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है, कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हुआ है जिसने इनको इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, इसके बाद मैंने ये बताया कि स्कोप क्या होता है, इसका स्कोप कहाँ तक है, सिर्फ यहाँ तक है। जैसे ही मेन खत्म वैसे ही ये जो मेमोरी है वो किसी और के लिए फ्री हो चुकी है। अब बात ये आती है कि मान लिया कि इस हमारे एस ऑब्जेक्ट ने कुछ और डायनामिकली भी मेमोरी ली हो हमसे। अब ये डायनामिकली का अगर आपको अभी कंसेप्ट इसका नहीं समझ में आ रहा तो एक बात देखो, जैसे आपने किसी पर्सन को बुलाया है कोई काम करने के लिए, वो अपने टूल्स लेके आया है। ठीक है, तो उस पर्सन को जगह चाहिए वो टूल्स रखने के लिए। आपने किसी पी नाम के पर्सन को बुलाया है जो आपके घर पे आए, बैठे, अपने टूल्स को रखा। ठीक है, और जो भी काम करना था वो कर रहे हैं। ओके, जैसे ही वो पर्सन आपके घर से जाएंगे तो आपके पास वो स्पेस जो है वो फ्री हो गया है। जो स्पेस उन्होंने आपसे लिया था टूल्स के लिए, अपने जो टूल्स लेके आए थे उन टूल्स के लिए जो स्पेस आपसे लिया था वो स्पेस भी अब क्या हो चुका है, फ्री हो चुका है। ठीक है, मतलब जैसे ही वो पर्सन घर के बाहर, आपके पास अब स्पेस बन चुका है, आपके पास स्पेस बन चुका है, वो स्पेस फ्री हो चुका है। मतलब जब वो आपके घर आए थे, सपोज पानी का ग्लास लिया, उसके अलावा कुछ भी उन्होंने आपसे और भी कुछ चीजें ली थी। ठीक है ना, मतलब वो चीजें उन्होंने आपसे डायनामिकली ली थी, आने के बाद उन्होंने आपसे मांगी थी, तो उसको भी तो, उन चीजों को भी तो कोई स्पेस की जरूरत होगी। आपसे चेयर ली हो, कुछ भी ली हो, उनको भी तो कुछ स्पेस की जरूरत होगी। ठीक है, वो पर्सन तो चले गए लेकिन वो चीजें अभी भी वही हैं, उनको जो स्पेस आपने दिया था वो अभी भी क्या है, वहीं पर है। जब तक आप मैन्युअली उन चीजों को वहां से नहीं हटाओगे तब तक वो चीजें वहां से नहीं हटेंगी। ठीक है, तो यही चीज है। अगर आपने जैसे ही ये ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ, कब डिस्ट्रॉय हुआ, इस पॉइंट पर आके डिस्ट्रॉय हुआ, तो इसको जो मेमोरी मिली थी वो तो गई। ठीक है ना, वो फ्री हो गई, गई नहीं, मेमोरी नहीं गई, वो फ्री हो गई किसी और के यूज के लिए। लेकिन मान लिया कि इस ऑब्जेक्ट ने कुछ मेमोरी हमसे मांगी हो रन टाइम, एक होती है रन टाइम मेमोरी एलोकेशन, दैट इज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। जो रन टाइम हम मांगते, पूरी डिटेल में नहीं बता सकती हूँ, क्यों नहीं बता सकती हूँ, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और दूसरी चीज हम सिर्फ C++ का बेसिक्स देख रहे हैं। ठीक है ना, तो कुल मिला के जो डायनामिकली रन टाइम, एग्जीक्यूशन के टाइम आपसे अगर इस ऑब्जेक्ट ने कोई मेमोरी मांगी हो तो वो फ्री नहीं हुई है, वो अभी तक फ्री नहीं हुई है। ठीक है ना, तो इसके लिए फिर हम क्या यूज करते हैं, डिस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डिस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, ताकि कुछ ऐसा मैकेनिज्म हो कि जैसे ही ये यहां से जाए वैसे ही इसने जो दूसरी चीजें हमसे मांगी थी वो भी अपने आप क्या हो जाए, फ्री हो जाए। वो भी क्या हो जाए, अपने आप किसी और के यूज के लिए क्या हो जानी चाहिए, फ्री हो जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टीवी एक ऑब्जेक्ट है, सपोज आपने टीवी हटा दिया तो टीवी वाला स्पेस तो फ्री हो गया, लेकिन कुछ और चीजें जो होती हैं, या लैपटॉप था हटा अगर, वो स्पेस तो फ्री हुआ, लेकिन कुछ और रिसोर्सेज जो आपने उससे कनेक्ट कर रखे थे, लाइक इंटरनेट कनेक्शन या एक्सटर्नल रिसोर्सेज, लाइक टीवी के केस में केबलिंग वगैरह, स्विच बोर्ड वगैरह, वो अभी भी वहीं पर हैं। ठीक है ना, तो वही चीज यहाँ पे है कि इस ऑब्जेक्ट ने अगर कुछ और चीजें मांग रखी होंगी, एक्सटर्नल कुछ और चीजें ले रखी होंगी, तो वो कैसे फ्री होंगी, उसके लिए यूज होता है डिस्ट्रक्टर का। इसके लिए पहले हम डिस्ट्रक्टर का सिंटैक्स देख लेते हैं क्या होता है। तो जैसे कंस्ट्रक्टर का नाम जो होता है वो क्या होता है, फंक्शन के, क्लास के नाम जैसा ही होता है, वैसे डिस्ट्रक्टर का नाम भी क्या होता है, क्लास के नाम जैसा ही होता है। लेकिन टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू, डिस्ट्रक्टर के आगे एक टिल्ड साइन लगाया जाता है। छोटी सी बात है, देखो मान लिया इस क्लास को यहां मैंने फिनिश नहीं किया है और मुझे क्या चाहिए, डिस्ट्रक्टर बनाना है। इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स के लिए एक डिस्ट्रक्टर बनाना
बनाना है तो उसके लिए नाम तो मैं ये सिंपल ही यूज करूंगी, ठीक है, लेकिन उसके आगे एक टिल्ड सिंबल का मैं क्या करूंगी, यूज करूंगी। तो वो भी देख लो। सपोज ये हमारा ये शो फंक्शन खत्म हुआ, अब यहाँ पे मैं लिखूंगी सिंपल। अब ये कैसे पता चलेगा कि सिंपल जो है कंस्ट्रक्टर है या डिस्ट्रक्टर है, और दूसरी चीज डिस्ट्रक्टर जो है कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो अब इसके आगे अगर मैंने ये टिल्ड सिंबल लगा दिया, इसका मतलब ये क्या है, डिस्ट्रक्टर है। अब इसकी बॉडी के अंदर जो भी चीजें आपको डिलीट करनी थी, जो भी चीजें आपको फ्री करनी थी, कुछ क्लोज करने, किसी फाइल को क्लोज करने का काम करना था, कुछ भी करना था, वो आप इसकी बॉडी के अंदर कर सकते हो। अभी मैं सिर्फ एक छोटा सा मैसेज प्रिंट करवा के आपको बता रही हूं कि हाँ ये अपने आप क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। तो ये डिलीटेड नाम का मैसेज मैंने लिख लिया। यहीं पे मैं बॉडी को एंड कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ, ताकि आपको अगर मे भी दिख नहीं रहा हो, ठीक है। तो इसकी बॉडी, डिस्ट्रक्टर की बॉडी यहाँ पे एंड हुई, और ये हमारी क्लास की बॉडी क्या हुई, एंड हुई। अब आप अगर इस प्रोग्राम को रन करते हो, देखो यहाँ पे ये सिर्फ ब्लॉक मैंने समझाने के लिए बनाया था, इसमें भी हम कुछ चेंजेस करते हैं। देखो आपने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बनाया, इस तरह से बना, कॉल हुआ, एस शो हुआ, ठीक है, इसका डेटा शो हुआ। अब ये इस वाले ब्लॉक को अभी इग्नोर करो। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इसको भी हटा दो। यहाँ पर मेन फंक्शन की क्या हो रही है, एंडिंग हो रही है। इस पॉइंट पर आकर ये जो है ना मेमोरी फ्री होने वाली है, मतलब ये ऑब्जेक्ट अपने आप डिस्ट्रॉय होने वाला है। नॉट बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से नहीं, अपने आप क्या होने वाला है, डिस्ट्रॉय होने वाला है। तो अब अपने आप क्या हो जाएगा, ये वाला जो है डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और आपके सामने मैसेज आ जाएगा डिलीटेड, ऐसे करके डिलीटेड नाम का क्या आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, ठीक है ना। तो माइंड में ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि क्योंकि हमने ये लिखा है इसलिए ये जो है ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि हमने ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है जिससे ये डिस्ट्रॉय हो सके। बिल्कुल भी नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जिससे ये चीज क्या हो सके, डिस्ट्रॉय हो सके। इस पॉइंट पर अपने आप ये डिस्ट्रॉय होगा, और जैसे ही ये डिस्ट्रॉय हो रहा है वैसे ही ये क्या होगा, कॉल होगा, और क्या मैसेज आ जाएगा, डिलीटेड नाम का क्या आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। और इस ब्रैकेट के अंदर जो भी हमने रिसोर्सेस लिए थे उनको हम फ्री करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगी अभी आपको। उससे पहले एक और चीज देखो। सपोज यहां पर मैंने इसकी जगह पे लिखा है सिंपल, और मैंने कोई टी नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया है विथ वैल्यूज 1 और 2, ऐसा कोई मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया है। यहीं पे आप चाहो तो टी डॉट शो भी लिख लो, ठीक है। इसके बाद में यहां पर इस पॉइंट पर हमारा क्या, देखो यहां पर टी नाम का ऑब्जेक्ट बना, जैसे हमारा क्या बना है, एस बना है, वैसे टी बन जाएगा। उसमें 1 और 2 क्या हो जाएगा, एक्स और वाई में असाइन हो जाएगा। फिर टी क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। और इस पॉइंट पर देखो पहले क्या मैसेज, पहले कौन सा वाला ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये वाला, क्योंकि इस टी का स्कोप सिर्फ यहीं तक है। तो पहले इसके लिए डिलीटेड मैसेज आ जाएगा, और उसके बाद इसके लिए डिलीटेड मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अभी सिस्टम पे मैं 1-2 प्रोग्राम्स में बताऊंगी जिससे हम वेरीफाई कर सके कि पहले कौन सा वाला डिलीट हुआ, बाद में कौन सा वाला जो है ऑब्जेक्ट डिलीट हुआ है, ठीक है ना। तो ये इतना काम हमारा हो गया। अब यहाँ पे आपने देख लिया कि कब कौन सा डिलीट हो रहा है, अपने आप क्या हो रहा है, ये डिस्ट्रक्टर फंक्शन जो है, ये डिस्ट्रक्टर जो है ये क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। अब इसका प्रोग्राम समझते हैं हम। अब हमारी क्लास लेते हैं। क्लास का नाम हमने सपोज दे दिया DEST, डिस्ट्रक्टर के लिए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे हमने इंट, एक इंटीजर लिया है a, और एक हम स्ट्रिंग ले लेते हैं। ये स्ट्रिंग लेने के पीछे मेरा एक रीजन है, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा वाला जो है ऑब्जेक्ट पहले डिलीट हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेम नाम की एक स्ट्रिंग ले ली है, ठीक है। इसके बाद अब मैं कंस्ट्रक्टर का ही यूज कर रही हूँ, क्या करने के लिए, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। ये मत सोचना ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे इंट एक्स, और यहाँ पे स्ट्रिंग, और यहाँ पे ले लिया मैंने एस ले लिया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू एक्स लिख देंगे, और नेम इज इक्वल्स टू एस लिख देंगे। तो जिससे ये दोनों क्या हो जाएंगे, इनिशियलाइज हो जाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद एक शो फंक्शन बनाना जरूरी है। तो यहाँ पे हमने दे दिया हमारा शो फंक्शन, जो कि इन दोनों डिटेल्स को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे हमने इसकी बॉडी को स्टार्ट किया, और यहाँ पे क्या दे दिया मैंने, सी आउट, और सबसे पहले हम इसको ए को शो करेंगे, और उसके बाद में हम किसको डिस्प्ले करेंगे, हमारा अब यहाँ पे मैंने ऐसे मैसेज में दे दिया ID इस ए, आपको जो भी नाम देना है आप दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया नेम इस, और नेम किसके अंदर स्टोर किया था हमने, NAME, नेम नाम के वेरिएबल के अंदर ही स्टोर किया था, ठीक है। एंड L लगा दिया ताकि आउटपुट सही साथ दिखे। यहाँ पे भी हम एंड L लगा देते हैं, ठीक है ना।
इसके बाद में अब हम क्या करते हैं, अभी हम कोई डिस्ट्रक्टर बना नहीं रहे हैं। ओके, यहाँ पे क्लास को एंड किया, हमने हमारा मेन फंक्शन लिखा, मेन फंक्शन के अंदर वही हमें क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्ट बनाना है, तो DEST, और क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्टर भी कॉल करना है, ठीक है, तो ये DEST। अब यहाँ पे हम दे देते हैं D1.show, ठीक है, जिससे ये शो हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रक्टर भी हमारा डिफाइन कर लेते हैं। कैसे बताया था मैंने, डिस्ट्रक्टर डिफाइन करना है, क्लास के अंदर करना है, तो सिंपली टिल्ड सिंबल लगाया हमने, DEST लिखा, और सी आउट के अंदर हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, डिलीटेड। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि जब भी ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो तो आपको पता है अपने आप ये कॉल होगा और ये मैसेज भी शो हो जाना चाहिए, ठीक है ना। इसको कंपाइल किया हमने और इसको फिर हमने क्या किया है, एग्जीक्यूट किया। तो अब हम देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया है, नेम और आईडी आ गया और डिलीटेड अपने आप आ गया, मतलब ये अपने आप कॉल हुआ है। किस पॉइंट पर कॉल हुआ होगा ये, जब ये स्कोप इस D1 का खत्म हो रहा है। D1 का स्कोप कब एंड हो रहा है, जब ये मेन फंक्शन खत्म हो रहा है, मतलब D1 का सिर्फ ये स्कोप है, ठीक है। तो अब ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, ये तो इस पॉइंट पर क्या होगा, ये अपने आप ही कॉल हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम एक काम करते हैं, एक और जो है ऑब्जेक्ट इसका बनाते हैं, किसका, इसी DEST क्लास का हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ओके, जिसका नाम हम दे देंगे D2, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे हम लिखते हैं DEST और यहाँ पे हमने लिख दिया D2 लिख दिया, और वही हम D2 के लिए भी शो करेंगे। लेकिन हम एक काम करते हैं, इसको एक ब्लॉक के अंदर लेते हैं। ब्लॉक के अंदर लेने का रीजन अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको यहां से कट करके हम कहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ऊपर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके जस्ट बाद हम क्या लिखेंगे, हाँ कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हमने इसके लिए डिफाइन किया तो पैरामीटर्स भेजने पड़ेंगे, तो यहां से हमने पैरामीटर्स NHI कुछ भी दे दिया, ठीक है ना। इसके बाद में हमें यहाँ पे क्या देना है, D2.show देना है, तो D2.show दे दिया, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो अब आप क्या नोटिस करोगे, देखो सबसे पहले जो है कॉल तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर कौन सा हुआ है, भूमि वाला, फिर NHI वाला, लेकिन डिलीट कौन सा हुआ था, अगर आप नोट करो तो डिलीट पहले कौन सा वाला हुआ है, जो NHI वाला है वो। क्यों ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि D2 का जो स्कोप था वो सिर्फ उस ब्रैकेट तक ही था। हम वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे उनका नेम भी प्रिंट करवा देते तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से के लिए डिलीटेड मैसेज पहले आ रहा है। तो अब हमने रन किया तो आप नोटिस कर सकते हो कि NHI डिलीटेड पहले आ रहा है और भूमि डिलीटेड बाद में आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर से आप इसको समझ लो, क्योंकि देखो D2 कब एंड हुआ, इस पॉइंट पर D2 क्या हुआ है, एंड हुआ है, मतलब D2 क्या हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इसका डिस्ट्रक्टर भी क्या कॉल होगा, इस पॉइंट पर ही क्या होगा, कॉल होगा। तो यहाँ पे हम मैसेज दे देते हैं। आप एग्जाम में भी ऐसा लिख के आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि D2 विथ नेम NHI विल बी डिलीटेड फर्स्ट। देखो डिलीट भी यही पहले होगा तो ऑब्वियसली इसका डिस्ट्रक्टर भी पहले ही कॉल होने वाला है, ठीक है ना। और D1 जो है बाद में डिलीट होगा तो इसलिए इसका जो डिस्ट्रक्टर है वो भी इस पॉइंट पर ही कॉल होने वाला है। इसीलिए आपने देखा कि मैसेज भी पहले किसका आ रहा था, D2 के करस्पॉन्डिंग आ रहा था, और बाद में किसके करस्पॉन्डिंग आ रहा था, D1 के करस्पॉन्डिंग जो है वो मैसेज आ रहा था। इसीलिए मैंने ये नेम दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। आउटसाइड डिफाइन करना है तो पहले हम क्लास का नाम देते हैं, फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर देते हैं, फिर हमने यहाँ पे क्या दे दिया है, ये डिस्ट्रक्टर दे दिया है, क्योंकि ये कोई पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता नहीं तो हमने कोई पैरामीटर्स पास किए नहीं है, ठीक है ना। और इसकी बॉडी को यहाँ पे कॉपी कर दिया और यहाँ पे हमारा डिक्लेरेशन रखा है क्लास के अंदर। तो ये